अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेशन मैनेजमेंट में डेवलपमेंट ऑफ बेस पे सिस्टम, कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेस पे सिस्टम को डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम जो है उस पर वर्कआउट करते हैं। और इसीलिए जो है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि बेस पे बेसिकली होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं बेस पे सिस्टम्स की, प्रोसेस क्या है जिसके ज़रिए से हम जो है सेलेक्ट करते हैं, और किस तरीके से हम इसको जो है डिटरमाइन करते हैं कंपनसेशन को। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉनिटर और इवेलुएट किया जाता है बेस पे सिस्टम को। तो बेसिकली बेस पे सिस्टम अगर हम देखें तो वो सिस्टम है कि जिसके ज़रिए से आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करते हो। और बेस पे सिस्टम में जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो है डिफरेंट किस्म की टाइप्स इसकी मौजूद हैं, जिसको हम एनालाइज करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से होती हैं। और उसके बाद हमने इसके प्रोसेस को देखना है कि अगर कोई कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है कोई भी बेस पे जो है बेस पे सिस्टम को, तो वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका हमेशा मेंटेन, मॉनिटर और इवेलुएट करना होता है कि आपने कोई भी नई स्ट्रेटेजी या पॉलिसी या कोई भी सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया है या लॉन्च कर दिया है या अप्लाई कर दिया है, उसको जो है मॉनिटर करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं, आपके जो है बिजनेसेस जो है अब फास्ट हो गए हैं, उनके जो है स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही होती है, एनवायरमेंटल नीड्स चेंज हो रही होती है। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, अपने जो एग्जिस्टिंग पे सिस्टम होता है उसको मॉनिटर करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसके आउटकम्स को इवेलुएट करना पड़ता है। तो अगर हम देखें कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि बेस पे होता क्या है। ठीक है, तो कहते हैं कि पे इज द की फैक्टर अफेक्टिंग रिलेशनशिप एट वर्क। ठीक है, पे ही है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है आपके वर्क के जो है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका, कि जितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन पे करती है उतना ही एम्प्लॉय जो है क्या करता है, अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। और इसलिए कहता है कि द लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड बेनिफिट्स कैन हैव अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स। कि जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से आप अपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पे को, किस तरीके से आप उनको बेनिफिट्स देते हो, किस लेवल पे जो है उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किस लेवल के बेनिफिट्स उनको दे रहे हो, उसी की बेसिस पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। और उनके जो है जो आपका वर्कफोर्स है उनका मोरल हाई हो जाता है और वो प्रोडक्टिव बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने कहा था कि सिर्फ जो है बेनिफिट्स देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आप कह दो कि हम एडिशनल बेनिफिट्स उनको फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, बल्कि आपके एम्प्लॉयज की जो बेसिक पे है वो भी जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी होगी, उनको स्टार्टिंग अच्छा मिलेगा, तो आपके जो है एम्प्लॉयज वो क्या करेंगे, आपको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ लॉयल्टी शो कर रहे हो फ्रेंच बेनिफिट्स के जरिए से। फ्रेंच बेनिफिट्स क्या था, हमने कहा था ना कि वो बेनिफिट्स हैं जो आपकी बेस पे से हट के होती है। तो जब आप एम्प्लॉयज को जो है बेस पे से हट के उनको कंपनसेट करने की कोशिश करोगे, तो वो भी क्या करेंगे, आपके साथ लॉयल्टी शो करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगी। So, कहता है कि it is therefore vital that the organization develop pay systems that are appropriate for them, that provide value for money, and that reward workers fairly for the work they perform. कि सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपने जो है डेवलप कर लिया सिस्टम और आपने जो है लॉन्च कर लिया, बल्कि उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और आपके जो है एम्प्लॉयज के लिए भी, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो आपके साथ लॉयल रहें और आपको अच्छा आउटकम दे सके। और वो जो है क्या हो कि वो ऐसा होना चाहिए कि जो मनी की सूरत में उनको जो है बेनिफिट दे रहा हो। ठीक है, मॉनिटरी रिवॉर्ड उसको मिल रहा हो, उसके साथ साथ जो है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी उनको मिल रहे हो। सो पे सिस्टम से मुराद हमारा क्या हुआ, कहता है कि पे सिस्टम्स आर मेथड्स ऑफ रिवार्डिंग पीपल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। कि पे सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना होता है, किस चीज के लिए, कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। विदाउट एनी बेनिफिट कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने नहीं आया, बल्कि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आया हुआ है और वो एक्सपेक्टेशंस आप उनकी जो फुलफिल करते हो वो मॉनिटरी सिस्टम के थ्रू करते हो। सो वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उसके उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली उनको पे करते हो। Ideally, systems should be clear and simple to follow so that the workers can easily know how they are affected. In considering reward, it should be borne in mind that pay and financial benefits are not only motivator for worker performance.
और कहता है कि आप क्या करो कि जो भी सिस्टम डिफाइन करते हो उसको प्रॉपर तरीके से जो है बताओ भी अपने वर्कर्स को कि ये किस तरीके से जो है काम करेगा, किस तरीके से जो है उनको इफेक्ट करेगा, किस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। जब हमने फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़े थे तो वहां पे हमने क्या कहा था कि फ्रिंज बेनिफिट्स आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, लेकिन पहले उसको बताओ भी सही कि वो क्यों मिल रहा है उसको, वो इन बेनिफिट्स को कैसे इस्तेमाल करेगा। ठीक है, वो जो है उसको गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, या जो है वो उसको इंपॉर्टेंस ही ना दे रहा, वो कहे कि इसका क्या फायदा है, मुझे क्या पता कि ये क्या होती है। लेट से आप उसको कह देते हो कि जी आपको जो है रिटर्न टिकट मिलेगा, तो भाई का आप वो कहेगा कि रिटर्न टिकट को मैंने क्या करना है, किस मकसद के लिए मुझे दी जा रही है, शायद मेरी सैलरी से ये डिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है। तो वो जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, वो जो है हेजिटेट करेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना क्योंकि आप लोग मेरी सैलरी से कटेंगे। तो आप जो भी सिस्टम लॉन्च कर रहे हो पहले अपने एम्प्लॉयज के जैसे ही कर लेते हो, तो एम्प्लॉयज को बताओ कि हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, उससे आपको ये फायदा होगा। और इसलिए कहता है कि सिर्फ आपके जो है पे जो है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है कि पे हो गया या फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप उनको दे रहे हो, जाहिर सी बात हमने क्या कहा था, उनके लिए अलग मोटिवेटर्स भी होते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए कहता है कि अदर इंपॉर्टेंट मोटिवेटर्स फॉर इंडिविजुअल may include job security, the intrinsic satisfaction in the job itself, recognition that they are doing well, and suitable training to enable them to develop potential. कि सिर्फ आप जो है इसका जिक्र नहीं कर सकते कि आप उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, बल्कि जैसे हमने कहा कि उनको रिकग्निशन भी बड़ा मैटर करती है किसी को जो है, और उनके जो है सो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं। जॉब सिक्योरिटी अगर हमारे यहाँ देखें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है लोगों की। आप जिससे भी पूछते हो कि जी आप किस जॉब के लिए जाना चाहते हो, वो कहते हैं गवर्नमेंट के लिए। आप उसको कहते हो गवर्नमेंट के लिए क्यों, प्राइवेट इतना अच्छा पे करी, आप यहाँ पे क्यों नहीं हो खुश। तो वो कहता है कि यार यहाँ पे जो है फ्यूचर मेरा सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं जो है अगर कल को जो है रिटायर हो जाता हूँ या एनी टाइम मुझे निकाल दिया जाता है तो मुझे कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, मुझे एनी टाइम निकाला जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको जो है विदाउट एनी रीजन जो है सॉलिड रीजन आपको नहीं निकाला जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो है ये चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और कहता है कि पे सिस्टम को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, कहता है कि पे सिस्टम प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम। There are basic rate system where the worker receive fixed pay rate per hour, per week, per month with no additional payment. There are system related in whole part to individual or group performance or profit. There are system based in the part workers gaining and using additional skills or competencies. ठीक है, कहता है कि आपके जो पे सिस्टम्स हैं वो क्या है, बेस रखती है किस चीज की, फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम की। और इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक रेट मिल रहा होता है, जहाँ पे बेसिक रेट का सिस्टम मिलता है, और कहीं पे आपको जो है परफॉर्मेंस बेस्ड रेट जो है आपको मिल रहा होता है। जैसे अगर हम देखें तो आपकी जो है गवर्नमेंट वगैरह में क्या होता है, बेसिक पे आपको मिल रही होती है, उसके एक्स्ट्रा आपको जो है फिर जो नॉन जो है या फ्रेंच बेनिफिट्स होते हैं वो आपको अलग मिलते हैं, उनके अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो आप अगर वर्कर्स को देखें तो वो क्या करते हैं, उनको 1500 रुपए जो है मजदूरी मिलती है, तो वो फिक्स है। ठीक है, किसी को सैलरी मिली है 20,000 40,000, नाउ दिस इज फिक्स्ड। तो एक आपके पास जो है बेसिक रेट सिस्टम हो गया कि आप उसको फिक्स्ड रेट पे जो है सैलरी देते हो, कोई एडिशनल बेनिफिट्स उनको नहीं दे रहे हैं। और कोई आपके पास क्या हो जाता है कि कुछ काम के बेसिस पे या परफॉर्मेंस के बेसिस पे या जो है इंडिविजुअल अचीवमेंट के बेसिस पे आप उनको क्या करते हो, बेनिफिट देते हो। जैसे जो है हम बात करते हैं कमीशन स्कीम कि कमीशन जब अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो तो वो किस बेसिस पे होती है, इसी के बेसिस पे होती है कि वो जितना जो है आपको रिजल्ट्स देगा उसी के बेसिस पे आप उसको एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता देते हो कि आपको इतना कमीशन मिलेगा। सो कहते हैं कि पे सिस्टम प्रोवाइड्स द बेसिस ऑन व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स वर्कर्स फॉर देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, स्किल एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, सो पे सिस्टम क्या हुआ बेसिकली, वो आपको जो है बेस प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए, कि आप अपने वर्कर्स को उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे, उनके स्किल के और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पे कर। ठीक है, हमने जो है क्या कहा था कि आप जब पे सिस्टम को डिफाइन करते हो तो आपने क्या करना होगा, कंपनसेशन पैकेज डिजाइन करने के लिए हमने कहा था कि उनके जो है वर्क को देखोगे, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को देखोगे, और उसके जो है जॉब स्पेसिफिकेशन को देखोगे कि अगर वो जो है हाई क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको पे करोगे, अगर उसका वर्कलोड ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली पे करोगे। तो इन चीजों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए कहते हैं कि पे स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दे आर used to determine specific pay rates for particular jobs, usually based on the nature of the job, its content and requirement। जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन को देखते हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज आप उसको देख रहे हो, क्या आप जो है उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो, क्या स्किल्स आपने उससे मांगे हुए हैं, उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, उनके रेट्स को डिफाइन करते हो। और कहता है कि पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस द पे रेट्स फॉर इट्स वेरियस जॉब्स और ग्रुप्स। पे सिस्टम फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज। कहता है कि पे स्ट्रक्चर आपके पास क्या हुआ, एक बेसिक
फ्रेमवर्क आपको दे देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, कौन कौन से उसमें लेवल्स हैं, कौन कौन सी हायरार्कीज उसमें डिफाइन है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेते हो, ग्रुप कर लेते हो जॉब्स को, जो हमने जो है लास्ट टाइम जो है उसमें मेथड्स में पढ़ा था कि आप ग्रुप्स उनकी बना लेते हो, फिर उसी के पे ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली उनको क्या करते हो, पे करते हो। और पे सिस्टम आपके पास जो है दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली क्या है कि दोज वेयर पे डज नॉट वेरी इन रिलेशन टू अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस, बेसिक रेट सिस्टम। Number second, those where pay or part pay does vary in relation to the results, profit, performance, including acquisition of skills. कि पहला हमने क्या कहा था कि बेसिक सिस्टम है, जहां पे आप क्या करते हो कि आपकी 20,000 सैलरी है, आपको 20,000 ही मिलेगी, आप जैसे काम करते हो आपको 20,000 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट की जॉब देखें तो गवर्नमेंट की जॉब में क्या होता है कि अगर आपको जो है एक सैलरी फिक्स हो गई है कि आपको जो है 70,000 पे किया जाएगा, तो वो आपको पूरा साल 70,000 पे किया जाएगा जब तक आपको जो है इंक्रीमेंट ना मिल जाए। ठीक है, जब एडिशनल इंक्रीमेंट्स अगर आपको लग जाते हैं तो फिर इंक्रीज होगा, अदरवाइज आपको किसी भी अचीवमेंट पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपकी जो सैलरी है वो आपको वही मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा कि कमीशन बेस्ड जो आप वर्किंग करते हो या प्रॉफिट्स या रिजल्ट ओरिएंटेड काम आप और जो है अपने एम्प्लॉय से लेते हो, तो वहां पे आप उसको कहते हो कि जी आपने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा जो है अकाउंट्स जनरेट करके लाते हो या उनके लिए जो है ज्यादा जो है इनपुट लेकर आते हो, तो फिर हम आपके लिए क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली पे करेंगे। तो ये दो मेन सिस्टम हमारे यहाँ जो है, अगर आप कॉमनली देखें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। अगर आप बेसिक पे का सिस्टम देखें तो बेसिक पे का सिस्टम आपके जो है बैंक की सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वहां पे क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट आपके पास ऑपरेशंस का होता है, दूसरा सेल्स का। ऑपरेशंस वालों को जो है फिक्स सैलरी मिल रही होती है, उनको जो है वही काम होता है, उसी के जो काम करते हैं उसी के जो है फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन सेल्स वाले क्या करते हैं कि उन्होंने जितनी सेल्स करके दी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना वो जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल हुए, उतना ही उनको इसके बेसिस पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि देयर आर also system where pay and achieve and any enhancement is related to gaining extra skills or competencies. These systems can provide opportunities for greater job satisfaction, allowing workers to carry out wider range of work or work at a higher level. कहता है कि कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जहां पे आपको जो है क्या होती है, पे आपकी इंक्रीज होती है अगर आप एक्स्ट्रा स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो आपकी जो है यहाँ पे हम अगर सिंपल एग्जांपल ले लें, इस जो है पिपफा वगैरह के एग्जाम्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। अगर आप जो है पिपफा के एग्जाम को क्लियर कर देते हो तो आपको जो है प्रमोशन मिल जाती है। सो प्रमोशन एग्जाम्स जो आपके पास होते हैं, या कोई आप जो है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले लेते हो एनजीओ वगैरह में, तो वो क्या करते हैं कि आपको जो है उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, आप जो है क्या कर लेते हो, लेट से बैंक में हो, बैंक में आपने जो है बैचलर्स पे आपका एंट्री हुई थी, अब आपने मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स के लिए जो है आपकी क्राइटेरिया मीट हो रहा है, ठीक है, और आपके जो है एक्सपीरियंस भी बराबर हो रहा है, तो अब आपको क्या मिलेगा, हो सकता है कि आपको जो है वो इम्प्रूव कर दे, आपको जो है प्रमोट कर दे किसी और पोजीशन के लिए, तो आपकी जो है चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपके पास नए स्किल्स या कॉम्पिटेंसी गेन करने की बेसिस पे भी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि आपके पे सिस्टम इंक्रीज हो सकता है। कहीं पे आपको जो है क्या मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस उसके मिलते हैं। जैसे अगर कोई पीएचडी कर ले तो पीएचडी के लिए फिर जो है उसको अलग अलाउंस मिल रहा होता है, और फिर जब वो प्रोमो जो है नई पोजीशन आती है तो उसके लिए अप्लाई करता है, तो उसको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कहते हैं कि बेसिक पे सिस्टम आर इजीएस्ट टू ऑपरेट एंड अप्लाई टू मेनी वर्कर्स इन इंडिया। ठीक है, सो एज जो है ये ऑथर आपका जो है इंडिया का है, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली कहा हुआ है कि इंडिया में जो है बेसिक रेट सिस्टम को जो है ज्यादा बेहतर समझा जाता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में जो है बेसिक रेट सिस्टम को बहुत ही ज्यादा आसान समझा जाता है कि जी बस आपकी ये बेसिक पे हो गई है, इस पे आपको जो है हम ईयरली इनका इंक्रीमेंट लगा कर देंगे, तो वो जो है आपके लिए ऑपरेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, और कहता है कि यही बात है कि वर्कर्स को क्या होती है, फिक्स रेट पर और या पर वीक या मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। Substantial number of workers, however, have part of, though generally not all their pay systems are incentives or variable system. Their earning therefore vary according to their own performance, that of their team or group, perhaps of that of the enterprise as a whole. ठीक है, और कहता है कि सारे के सारे सिस्टम आपके जो है बेस पे सिस्टम नहीं होते। वो तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ जो है क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के जो है सिस्टम्स चल रहे होते हैं। सेल्स की अलग जो है सैलरीज होती हैं, ऑपरेशंस की अलग होती है, ऑफिस वर्क की अलग होती है, मार्केट बेस्ड की अलग होती है। तो वो जो है वेरी करती रहती है, और आप जो है कहीं पे परफॉर्मेंस बेस्ड करते हो तो कहीं पे प्रोजेक्ट बेस्ड उनको जो है सैलरीज मिल रही होती है। कोई ऐसे होते हैं कि वो एज ए पार्टनरशिप उनके साथ जो है प्रोजेक्ट उनको दे देते हैं कि उसमें जितना बेनिफिट हुआ वो हम क्या कर लेंगे, खास परसेंट के साथ आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। So कहते हैं कि relativities pay differentials between individual or groups of workers of course are also of fundamental importance. These are generally determined by the wage or salary structure of the organization rather than by the pay system.
but they may be affected by changes in the pay system. ठीक है, और कहता है कि आपके पास जो है सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि आपकी जो है पे और रिलेटिविटीज के बेसिस पे आता है। ठीक है, कि आप जो है इंडिविजुअल को अलग सैलरी देते हो, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को अलग पे करते हो, उनका जो है जो काम है वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमने कहा कि उसको अलग पे करते हो, तो कहाँ पे आपने सैलरीज का सिस्टम करना है, कहाँ पे वेज का सिस्टम करना है, ये सारा का सारा डिफाइन करता है किस चीज पे कि उसका वर्क क्या है। ठीक है, और अगर उसके जो है चेंजेस आ जाती हैं तो वो सारा का सारा सिस्टम उनका कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कह देती है कि लेट से जो है कम से कम मजदूरी जो है अब आप मजदूर को दोगे वो 1500, तो अब सिस्टम चेंज हो गया, पहले आप 1000 कम से कम पे आपने वो किया था, अब 1500 पे आना पड़ेगा, तो आपको सारा का सारा सिस्टम रिवाइज करना पड़ेगा। The selection of organization pay system is often determined by negotiation between management and worker representative. और अगर हम इसको जो है इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो लेबर यूनियंस होती हैं, ठीक हो गया, उनके साथ बैठ के क्या करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उनको कितना वेज पे किया जाएगा, कितना पे नहीं किया जाएगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और कहते हैं कि in theories these negotiation can be kept quite separate from negotiation over payment structure and levels or amounts of pay, but in practice negotiation often embrace all pay related issues। ठीक है, और कहता है कि थ्योरीज में जो है इस चीज पे इतना ज्यादा वो नहीं करते कि नेगोशिएशन और इसको जो है अलग रखा होता है कि आप जो है पे स्ट्रक्चर उस पर जो है नेगोशिएशन करो, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो नेगोशिएशन के जरिए से ही एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सकता है, जब लेबर यूनियंस और जो है मैनेजमेंट एक साथ बैठ के डिसाइड करेगी तो एक अच्छा डिसीजन आएगा। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट वन साइडेड डिसीजन लेती है तो क्या होगा कि आपके जो है वर्कर्स काम नहीं करेंगे, वो स्ट्राइक की तरफ आ जाएंगे, फिर आप लेबर यूनियन वालों को बुलाएंगे, फिर उनके साथ बात होगी, तो वो एक टायर्डी सा और लेंथी सा प्रोसीजर बन जाता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए अगर आप पहले से ही क्या कर लेते हो कि वो उनको बुला लेते हो, उनकी जो है लेबर यूनियंस वालों को बुला लेते हो, उनके साथ बैठ के इस चीज को डिस्कस कर लेते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल और ज्यादा बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कहता है कि रीजन टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पे सिस्टम, कि क्या रीजंस हैं कि हमें जो है डिफरेंट पेरेट सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, हम क्यों डेवलप करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि बेसिक रेट स्कीम्स while clear may not offer incentive for increased or improved performance or quality, not for recruitment and retention of the workers। कि अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक ही सिस्टम बेसिक रेट सिस्टम हो तो कहता है कि वो क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है पोजीशंस पे लोग डिमोटिवेट होते हैं। क्यों डिमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार मैं अगर जो है कंपनी के लिए बेहतर भी करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर भी करता हूँ, तो मुझे यही सैलरी मिलेगी जो मेरी डिसाइड हो चुकी है। अगर मैं काम नहीं भी करता तो भी मुझे यही सैलरीज मिलेगी। लेकिन प्राइवेट में अगर हम देखें तो वहां पे जब वेरी करती है परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जहाँ पे होता है, तो वहां पे एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे जो है फिर आप इसको जो है ना ही रिक्रूटमेंट के लिए अट्रैक्टिव समझ सकते हो, ना ही उसको रिटेंशन के लिए, कि आपके एम्प्लॉय जो है आप कहते हो कि जी मैं 20,000 रुपए आपको सैलरी दूंगा और आप ऐसे ही काम करते रहो मेरे साथ। ठीक है, तो वो उसके लिए मोटिवेशन का बाइस नहीं हो सकता, रिटेंशन का बाइस कभी भी नहीं बन सकता। उसको कहीं पे भी थोड़ी सी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ज्यादा पे मिलेगा, वो यहाँ से स्किप करके चला जाएगा। सेकंड, इंसेंटिव स्कीम्स मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप इंसेंटिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो तो या इंडिविजुअल होगा या ग्रुप बेस्ड सिस्टम होगा, और वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि आप उसके जो है कब तक वो एम्प्लॉय आपको जो है क्या करके देगा, वो इंसेंटिव स्कीम्स आप उसको प्रोवाइड करते रहोगे और वो उसको जो है अवेल करता रहेगा और परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, सो वो भी जो है उसको क्या कर देगा कि इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं उठाएगा या वो जो है उससे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो वो फिर स्किप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज जो ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हमें इंसेंटिव स्कीम्स दी जाए, तो वो जो है उसके लिए कोशिश करते हैं। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में गेन्स मे बी रिक्वायर्ड इफ स्कीम्स इज टू बी सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, और कहता है कि अगर आप जो है सेल्फ फाइनेंसिंग की बेसिस पे क्या कर रहे हो, स्कीम्स उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको जो है क्या करना होगा, प्रोडक्टिव और एफिशिएंसी को गेन करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम टू मीट देयर पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कर सकती है, दोनों सिस्टम्स को भी लेकर जा सकती है, कि इंसेंटिव्स को भी लेकर जाए, बेसिक रेट सिस्टम को भी लेकर जाए। अगर आप देखें तो सेल्स में जैसे आपको कहा, तो कहीं पे जो है सेल्स वाले ऐसे भी होते हैं कि उनको कहा जाता है कि आपको 10-12 हज़ार या 18 हज़ार जो है फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, उसके अलावा जितना आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल करके लेकर आओगे, वो आपको जो है एक्स्ट्रा उसका कमीशन पे करेंगे। तो बेसिक रेट स्कीम से मुराद हमारा क्या है, वो क्या होती है। ठीक है, तो पहली चीज कहता है कि बेसिक रेट स्कीम्स टेंड टू बी जॉब बेस्ड such that rate for the job. A grading structure may be developed through a job evaluation scheme which is used to put jobs into an appropriate grade or a band in the organization. जैसे हमने जो है कल भी कहा था कि जो है प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि हमने क्या करना होता है
कि अपने जो हम बेस सिस्टम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेड्स डिफाइन करने होते हैं, ग्रेडिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनाने होते हैं कि इतने ये लोग इस ग्रेड में होंगे, इस ग्रेड वालों का ये नाम होगा, इसको इतनी पे स्केल पे किया जाएगा और इसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर लेवल के अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो और उनको क्या करते हो, पे करते हो। ठीक है। और कहते हैं कि पे इंक्रीज में देन डिपेंड ऑन मूविंग अप अ स्केल, स्किल डेवलपमेंट, प्रमोशन टू अनदर ग्रेड और जनरल अपडेटिंग ऑफ पे लेवल्स। और ये जो उनकी पे में इंक्रीज आता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है, मैंने पहले ही आपको कहा कि स्केल बढ़ जाए तो उसमें मिल सकता है आपको, स्किल डेवलपमेंट में मिल सकता है, या आपकी प्रमोशन हो जाती है, या आप क्या कर देते हो कि आपको इंक्रीमेंट लग जाता है, साल के बाद आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो वो डिफाइन कर देते हैं कि इतना परसेंट गवर्नमेंट क्या कर देती है, अनाउंस कर देती है कि सैलरीज बढ़ा दी जाए। तो अब वो उनकी सैलरीज में इंक्रीज लेकर आ जाते हैं, या अगर वो प्राइवेट है तो वो क्या करते हैं कि वो इन ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली आपको पे करते हैं। दूसरा सिस्टम जो हमने कहा कि इंसेंटिव स्कीम्स है, वो क्या होता है, कहता है कि इंसेंटिव स्कीम्स में बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म schemes based on individual performance such as weekly or monthly production bonuses or commission on sales generally offer a short term incentive। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंसेंटिव स्कीम क्या है कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे हो सकती है। किस तरीके से, अगर आप क्या करते हो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेसिस पे देखते हो, तो आप एम्प्लॉय को क्या करते हो, वीकली और मंथली बेसिस पे देखते हो कि वो कितना आपको रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, आप उसको बोनस पे कर रहे हो, उनको कमीशंस दे रहे हो। ठीक है। और ये बेनिफिट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, तो लॉन्ग टर्म की बात में कहता है कि लॉन्ग टर्म स्कीम्स सच एज प्रॉफिट शेयरिंग एंड शेयर ऑप्शन स्कीम्स में नॉट प्रोवाइड मच as much incentive to the individual workers as schemes based on personal performance। कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखते हो, आप उसको कहते हो कि ठीक है, अगर आपने रिजल्ट दिखा दिए, हम आपको क्या कर देते हैं, या अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करेगी, प्रॉफिट्स आपके साथ शेयर करेंगी। या हमने क्या कहा था कि एक तरीके का होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे देते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपने आप को फील करना शुरू कर देते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कहता है कि ये उसके लिए तो बेहतर हो सकती है कि अगर आप एज ए ग्रुप उनको देखें, या उसको ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखें तो बेनिफिशियल आपको नजर आता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परस्पेक्टिव से देखें तो इंडिविजुअली वर्कर चाहता है कि उसको उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड मिले। ठीक है। और उसको पर्सनल कोई स्कीम मिल सके जिससे वो क्या कर सके, डायरेक्टली बेनिफिट हासिल कर सके। शेयर से उसको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसको इतना ऐसा उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो कहता है कि दे कैन हाउएवर हेल्प टू जनरेट इन वर्कर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पे इज नॉट ओनली द फैक्टर दैट माइट प्रोड्यूसेस एनहांस परफॉर्मेंस। और कहता है कि ये कर सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उसी तरीके से हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बेनिफिट दे सकता है, लेकिन पे सिर्फ एक ओनली फैक्टर नहीं है जो हमने कहा कि एनहांस करे आपकी परफॉर्मेंस को। बार बार हम एक ही चीज का जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ पे एनफ नहीं है कि आपके एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड हो, बल्कि उनको एक्स्ट्रा या फ्रिंज बेनिफिट्स देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कहता है कि एज वेल एज द जॉब रिलेटेड फैक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर, additional payments, non-contributory pension schemes, and non-cash benefits such as car, life insurance, assistance towards child care, may all play a part। ठीक है। तो हमने कहा कि नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स जो हमने बार बार जिक्र किया हुआ है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स अगर आप उसको दोगे, नॉन पेंशन दोगे, उनको गाड़ी दे देते हो, लाइफ इंश्योरेंस या और कोई पॉलिसीज आप देते हो, तो वो एम्प्लॉइज को ज्यादा मोटिवेट करती है, वो साइकोलॉजिकली उनको क्या करती है, एट पीस रखती है। So कहता है कि nevertheless, the prospect of higher pay for increased output quality often provide incentives, and many schemes were introduced in clear expectation that performance will thereby be improved. Increase in pay are often linked to productivity or self-financing pay schemes, especially where the organization have no money to put into the pay rates। So कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो क्या करती है कि वो हायर पे देने की कोशिश करती है, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, और उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करती है कि जैसे वो परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे उसको मिलेगा, तो वहां पे बेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने सीईओ को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो या डायरेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स दोगे, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए लॉयल रहेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो क्या करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती, तो कहीं पे उसको एक अच्छी ऑफर भी आ जाएगी तो वो क्या कर लेगा, वो स्किप करने की कोशिश करेगा। इसके बाद कहता है कि इन सच सिस्टम द रिजल्ट्स ऑफ increase in productivity and efficiency can be shared between the employer and the workers to their mutual benefits। और जैसे हमने कहा कि जहां पे क्या होती है कि प्रोडक्टिविटी या सेल्फ फाइनेंसिंग पे स्कीम्स का हमने जो जिक्र किया, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा
कोई मनी जो है पुट नहीं करती उनके लिए, ठीक है। कि हमने कहा कि वेयर ऑर्गेनाइजेशन हैव नो न्यू मनी टू पुट इनटू द पे रेट्स, कि वो कोई नहीं जो है पैसे उनको नहीं दे रही, कोई इंक्रीज उनके लिए नहीं लेकर आ रहा, बल्कि वो क्या करता है कि उनको शेयर्स वगैरह बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देता है, जो कि क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इनको इंक्रीज करती है, ठीक है। जो कि बेनिफिट उसको जो है वर्कर के लिए भी हो सकता है और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। So कहते हैं कि there is an increasing trend for organization to build quality factors into incentive schemes calculation, offering additional payments for reduction in waste, more quality, good quality goods, services, increased customer satisfaction. कि वो क्या करती है कि उनका फोकस फिर किस चीज पे हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्वालिटी चीजों पे जो है फोकस कर देती है, क्वालिटी फैक्टर्स पे फोकस करती है। वो ऐसे जो है उनको बेनिफिट देने की कोशिश करती है कि उनके जो है एम्प्लॉइज प्रोडक्टिव हो जाए, वो क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज की तरफ जाना शुरू कर दे और वो उनके कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करें। तो जब आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव हो रही है। सो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी स्कीम्स कैन बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिपेंडेंट अपॉन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the ability of the suitable performance measure. Organization often use a combination of systems to provide greater flexibility in the pay package to address particular needs. For instance, they may have a basic rate for the job with a top-up increase that is self-financing and an element for individual performance. This has been particularly common in the public sector and the privatized ex-public sector agencies. कहता है कि कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो जो है अपने जो है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी स्कीम्स जो है वो क्या करती है उसके बेसिस पे एम्प्लॉइज को बेनिफिट देती है कि वो जितना प्रोडक्टिव होगा, जितना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एफिशिएंसी क्रिएट करेगा, तो वो जो है उतना ही उसको उसके अकॉर्डिंगली पे करेंगे। हमने जो है अगर आपको याद हो स्टार्ट में एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे हमने क्या कहा था कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे एम्प्लॉइज को पे करती है। कि एम्प्लॉय जो है लेट से क्या करते हैं, उनका नॉर्मल टारगेट है कि 8 जो है चेयर्स वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन उसको कहती है कि अगर आपने जो है अपने वर्किंग आवर्स के दौरान एक्स्ट्रा जो है चेयर प्रोड्यूस की तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा। सो एक यूनिट अगर आप एक्स्ट्रा पे करोगे आपको इसका एक्स्ट्रा मिलेगा। सो वो जितना प्रोडक्टिव होगा, जितने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको बेनिफिट्स मिलेगा। और इसीलिए हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसको जो है वो कोशिश करती है कि वो वन साइडेड ना जाए, बल्कि वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे कि कहीं पे वो बेसिक रेट को लेकर चले तो कहीं पे उसके साथ साथ जो है वो क्या करे, कोई और उनको जो है स्कीम्स जो है प्रोवाइड करे, कहीं पे प्रोडक्टिविटी बेस्ड उनके साथ चले तो कहीं पे उनको क्या करे, नॉन फ्रिज बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। और ये चीजें जो है कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेटाइज एक्स पब्लिक सेक्टर एजेंसीज में कॉमनली आपको जो है नजर आती है। अगली चीज है सेलेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग अ पे सिस्टम, कि अब हम जो है पे सिस्टम को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंस्टॉल उसको कैसे करते हैं कि हम कहें कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पे सिस्टम जो है यूज करेगी, तो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट द कॉस्ट। Any consideration given to the changes in the pay system mean cost will be incurred. Management and staff time, expert help if necessary, as well as the actual pay costs that are likely to result. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो है इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आप अपने आपको इसके लिए प्रिपेयर कर दो कि आप अगर कोई जो है सिस्टम को डेवलप कर रहे हो या एक्स्ट्रा उसको क्या कर रहे हो, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी एक्सेप्ट करोगे। और अपने मैनेजमेंट और उसके लिए जो है वो टाइम निकालेगी कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि जब हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए होगी कि हम जो है एक अच्छा कॉस्ट सिस्टम जो है उनको जो है एक ऐसा पे सिस्टम लेकर आए जो हमारे लिए कॉस्टली भी ना हो और हमारे लिए इफेक्टिव भी हो। क्योंकि कल के जो है प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही कहा था कि आप क्या कर लेते हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है 100% बेनिफिट्स देने शुरू कर दे, तो 100% बेनिफिट तो उसने दे दी लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे तो ये एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, इस कॉस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, बी सिस्टमैटिक। A systematic approach to considering and introducing a new pay system is likely to be more successful than trying to deal with the problems only as they rise. Careful planning and above all involvement of workers can avoid many potential difficulties. कि आप जो है क्या करो, एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करो कि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को किस तरीके से इंक्रीज दोगे, किस तरीके से उनकी सैलरीज को जो है डिफाइन करोगे, कितना उसके अकॉर्डिंगली उसको पे करोगे। और अगर आप पहले से ही पूरा एक प्रॉपर चैनल तरीका कार वाजे कर देते हो तो वो आपके लिए बेहतर है बनिस्बत उसके कि कल के आपके एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्राइक करें या जो है वो काम करना छोड़ दें और आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से जो है एक अच्छा सिस्टम उनके लिए डिफाइन कर दो ताकि आपके एम्प्लॉयज जो है उससे खुश हो। और इसके लिए अगर आप जो है जब ये सारा का सारा डिजाइन बना रहे हो तो आप अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व कर लो, ये हो गया, ताकि जो है जो भी पोटेंशियल डिफिकल्टीज आपको फ्यूचर में फेस हो वो आपकी जो है अवॉइड हो सके। थर्ड चीज कहता है कि इन्वॉल्व द वर्कफोर्स, कि इन्वॉल्विंग वर्कफोर्स इज इंपॉर्टेंट।
कि आप अपने जो है जब पे सिस्टम डिफाइन कर रहे हो तो वहां पे अपने वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करो। ठीक हो गया? किस लिए इन्वॉल्व करो? उसके कुछ रीजंस हैं। पहले रीजन कहते हैं कि वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी एबल टू कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन which management could be unaware of about the operation of existing system and likely effect of a new one। कि अगर वो जो है क्या करते हैं कि वहां पे जो उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं या वर्कर्स आ जाते हैं, आप उनको उनके साथ बिठा देते हो, पे सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो वो जो है मार्केट के साथ इन टच है, वो प्रोडक्ट के साथ इन टच है, वो आपके सिस्टम के साथ इन टच है, तो वो आपको बेहतर सजेशंस दे सकते हैं। सो जिन चीजों से मैनेजमेंट को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो या नो हाउ ना हो, ठीक हो गया, वो जो है बेटर क्या कर सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो बता सकता है या रिप्रेजेंटेटिव बता सकता है। जट से मैंने आपको कहा कि आप जो है प्रोडक्टिविटी बेस्ड उसको जो है पे करते हो। आप कहते हैं कि जो एम्प्लॉय जो आपका जितना प्रोडक्टिव होगा आप उसको ज्यादा पे करोगे या आप उसको ज्यादा वेज दोगे। तो अब अगर आपने जो है लेट से उसको कह दिया है कि वो काम जो है वो एक चेयर है और वो चेयर जो आप ग्लास से बना रहे हो, ठीक है, तो अब वो जो है बहुत ही सेंसिटिव काम है। अगर इस सिचुएशन में आप उसको कहते हो कि मैं आपको जो है प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे पे करूंगा, तो आपकी जो है वेस्टेज ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो अगर वो वर्कर आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, तो वो आपको बता सकते हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव बता सकते हैं कि हमारा काम जो है बहुत सेंसिबल है, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से चलोगे तो आपका वेस्टेज बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। वर्कर्स तो कोशिश करेंगे अपने जो है बेनिफिट्स को इंक्रीज करने की, उसी बेनिफिट इंक्रीज के साथ साथ आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा और वेस्टेज होगी। सेकंड रीजन, time, trouble, and expense can be saved, especially by reducing any risk of disagreement at a later stage, particularly if existing differentials are likely to be affected। कि आपका टाइम, आपके मसले और आपके जो है खर्चा बच जाएगा अगर आप वर्कर्स को बिठा लोगे, आप जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव को बिठा लोगे और उनके साथ पहले से डिस्कस कर लोगे। लेट से आपने पे सिस्टम जो है डिफाइन कर लिया और आप उसको जो है लॉन्च कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जी इस साल के लिए जो है आपका पे सिस्टम ये होगा, हम आपको ये बेनिफिट देंगे और इतनी सैलरी देंगे। अब अगर वो एम्प्लॉयज जो है उससे खुश ना हुए, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है स्ट्राइक्स के लिए जाएंगे, वो जो है काम करना छोड़ देंगे। तो वो सारे के सारे मसले जो है आपको फेस करने पड़े, उससे बेहतर है कि आप पहले से ही क्या कर लो, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के इस चीज को डिस्कस कर लो, एक अच्छा सिस्टम डिफाइन कर लो। थर्ड रीजन क्या कहता है कि वर्कर्स विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड द न्यू सिस्टम एंड द रीजंस फॉर द चेंज एंड आर देयरफॉर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इट, स्पेशली इफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर फुली इन्वॉल्वड इन इट्स डिजाइन। और जहाँ कहीं पे जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं या वो खुद जो है इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन उसको बता देती है कि लेट से पहले वो क्या कर रहे थे, वो वेज रेट जो है उनको कम दे रहे थे या जो है उनको जो वेज रेट पे कर रहे थे वो ऑर्ली बेसिस पे था, अब वो क्या कर रहे हैं उसको डे के हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे कि अगर वो खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको अपना पर्सपेक्टिव बता देगी कि हम किस वजह से आपको जो है अर्ली सिस्टम की बेसिस की बजाय अब हम डे के सिस्टम से आपको पे कर रहे हैं। तो जब वो लोग वहां पे बैठे होंगे, खुद उसके साथ निगोशिएट कर सकेंगे, तो उनको पता होगा कि ठीक है ये सिस्टम जो है हमारे लिए जब लॉन्च किया गया या इसमें चेंजेस लाई गई तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना बेनिफिशियल नहीं है। तो वो जितने फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे और वो फुली अवेयर होगा और अंडरस्टैंड कर लेगा कि उनके लिए ये नया सिस्टम कितना बेहतर है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड, द एम्प्लॉयर्स is required to disclose that to the union any information necessary to collective bargain. Number one, and this is likely to include information about pay system। कि जहाँ कहीं पे मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस हैं, ये हो गया, वो क्या कर रही हैं कि वो जो एम्प्लॉयज को जो है क्या करें, एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो उसके साथ डिस्क्लोज करें, कोई भी इंफॉर्मेशन उन यूनियंस को बताए, बार्गेनिंग उस पर करनी है वो कर लें। ठीक है, और उनको जो है क्या करें, इंफॉर्मेशन बताए कि नया सिस्टम क्या है, क्या चेंजेस उसमें की गई है। Selecting or changing a pay system may have a repercussions on pay differentials and relativities as well as on the individual rewards, and should be done in agreement with trade union and worker representatives. Consultation between management and workers and their representatives should identify any potential problems in this area before the system is installed। वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की कि अगर आप जो है वर्कर्स को या उनके लेबर यूनियंस को या रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले से इन्वॉल्व कर देते हो, तो फ्यूचर की प्रॉब्लम जो है आपके सॉल्व हो सकती है और आप जो नया सिस्टम लेकर आ रहे हो वो इजिली इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आपको जो है फेस कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद कहता है कि टेक स्टॉक ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि री एग्जामिन the reasons for considering change and take advice both inside and outside organization, perhaps including expert opinions। कि आप क्या करते हो कि अब जो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप चेंज कर रहे थे उसमें नई चेंजेस लेकर आए थे, अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे थे, ठीक है, उसके लिए आप क्या करो कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके ओपिनियंस ले लो, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ डिस्कस करो कि हम ये चेंज लेकर आ रहे हैं, कितना बेनिफिशियल होगा, कितना इसका नुकसान होगा।
So discussions and consultations between worker representative and management can offer the organization opportunity to review the existing system. For example, it may be found that faults are more apparent than real or less extensive adjustment may produce a better working system for organization. The current system may have merits which the parties want to incorporate into a new system. Taking stock allows these to be identified and their place considered in any revised phase system. Thus, any new system builds on the strength of the old. So कहते हैं कि आपके जो है प्रीवियस जो सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया था, जाहिर सी बात है उसके भी तो कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे ना। अब वो बिल्कुल जो है जाया तो नहीं हो चुका या बिल्कुल पुराना तो नहीं हो चुका। तो इसलिए कहता है कि जब आप क्या करोगे कि प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशंस करोगे, डिस्कशंस करोगे, रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट आपस में बैठेगी, वो रिव्यू करेगी कि प्रीवियस सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स थे, उसमें क्या जो है प्लस पॉइंट्स थे। तो वो क्या करेगी, जो नया सिस्टम बना रहे हैं उसमें जो है नई चीजें भी ऐड करेंगे, जो पुराने के बेनिफिट्स थे वो भी इंक्लूड करेंगे और जो पुराने के लूप होल्स थे उसको कवर करेंगे और एक अच्छा सिस्टम लेकर आएंगे। और जब इस तरीके से वो क्या करेंगे कि आपस में बैठ के एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे, तो उसकी बुनियाद जो है क्या होगी, टोटली न्यू नहीं होगी बल्कि वो एग्जिस्टिंग होगी। और जो ओल्ड वन था वो आपके पास जो ड्रॉबैक्स जब ओवरकम हो जाएंगे, तो वो ड्रॉबैक्स कहाँ से आए थे, आपके एम्प्लॉइज की तरफ से ही आए थे कि उनको वो ड्रॉबैक्स लग रही थी, वो जिस चीजों से डिससेटिस्फाइड थे। अब आप उनको जो है वो नीड्स को आइडेंटिफाई करके फुलफिल कर रहे हो, तो वो ज्यादा खुश होंगे बजाय इसके कि आप टोटली उसको नई जगह पे जो है ट्रांसफर कर दो, एक नया सिस्टम उसको जो है दे दो। उससे बेहतर है कि एग्जिस्टिंग से वो फेमिलियर है। तो जो चीजें जो है लैग कर रही थी, जहां पे उनको आपको जो है नजर आया फॉल्ट्स वगैरह, आपने सिंपली उनको क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया और उनको वो एक नया सिस्टम दे दिया। और किसके बेसिस पे था, जो एग्जिस्टिंग वन था। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। कि the objectives of this system need to be identified and related to the organization's overall objectives। कि जो आपने जो है नया सिस्टम जो लॉन्च किया पे का, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको देखना होगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि आपकी कंपनी के जो नया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या दोनों मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या नए सिस्टम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। कंट्रोल यूनिट लेबर कॉस्ट, क्या आपकी जो है लेबर कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है कि आपकी पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट आ रही थी, ये हो गया। फैक्ट्री और हेड जो हम कहते हैं कि वो इनकर हो रहा था, क्या वो कवर हो सकती है। रिक्रूट, रिटेन एंड मोटिवेट सुटेबली क्वालिफाइड वर्कर्स, क्या आप इस नए सिस्टम के जरिए से अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को जो है रिटेन कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो कि जी उनको जो है जो मसले नजर आ रहे थे आपने उसको इम्प्रूव कर दिया और वो मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं। या नए बंदे को आप रिक्रूट करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए ये जो है अट्रैक्टिव सोर्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। उसके बाद है इम्प्रूव क्वालिटी। क्या इससे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है आपके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मूव टूवर्ड्स एंड इनकरेज और इनकरेज टीम वर्क, क्या इससे जो है आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं, आप जो टीम वर्क को इनकरेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चेंज ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल एंड एटीट्यूड्स, क्या ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उसके एटीट्यूड को तो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम, क्या आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको आसान करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे, या मजीद नए सिस्टम उनको दे दिए जो उससे भी कॉम्प्लिकेटेड था। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स उनको नजर आ रहे थे, जो लूप होल्स है जिन पे आपके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था, वो क्या सिस्टम जो है वो ओवरकम कर देगी। कंप्लाई विद द लॉ ऑन इक्वल पे, और क्या ये जो सिस्टम था क्या लॉ के साथ जो है रिलेटेड है कि इक्वल पे सिस्टम को जो है पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कि जिस पोजीशन के लिए जो बंदा काम करे क्या उसको भी उसके अकॉर्डिंगली पे किया जा रहा है कि नहीं किया। तो ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके साथ आपने क्या करना होता है कि अपने नए सिस्टम को देखना होगा। सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने नया सिस्टम बना लिया और आप कह दो कि बस कल से ये सिस्टम जो है इंप्लीमेंट करें। आपने कानून को भी देखना होगा, आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी देखना होगा, उसके कल्चर को देखना होगा, आपने उसके आउटकम्स को भी देखना होगा, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी होगी कि आपको क्या इस नए सिस्टम से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या इससे की कॉस्ट बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। अगर आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रही है और कॉस्ट कम है, तो फिर तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, सो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला ऐसी स्ट्रेटेजी आपको लॉन्च करनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सेलेक्ट अ न्यू सिस्टम। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है मैच कर लेते हो, देख लेते हो, उसके बाद आप क्या करो, एक नई स्ट्रेटेजी को या नई स्कीम को जो है सेलेक्ट करो। So in selecting the most appropriate and acceptable type of system, consider whether one type of system suits the work process more than any other। ठीक है, कहता है कि जब आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो है कुछ चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सुटेबल है या अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो सिस्टम। तो उसके लिए कुछ चीजों को आपको कंसिडर करना होगा। पहली चीज कहता है कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि एक तरह का जो सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हो, क्या ये बेहतर है कि नहीं है बेहतर दूसरे सिस्टम से।
ठीक हो गया कि सूट्स द वर्क प्रोसेस मोर देन एनी अदर, कि कोई और सिस्टम से बेहतर यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो सकता था, ये फिजिबल था, या जो है दूसरे सिस्टम से बेसिक पे की जगह पे अगर आप कहते हो कि हम स्कीम सिस्टम करें तो स्कीम सिस्टम जो है ज्यादा सुटेबल है कि नहीं है सुटेबल। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट हैव हायर प्रायोरिटी। ठीक है, आपने देखना होगा कि आपका उससे आउटपुट जो है इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, आपके उससे क्या प्रोडिक्शंस हैं। ठीक है, तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उससे क्या जो है आपके आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। The system needs to cover additional factors such as new technology, reduction of waste, staffing levels. और ये जो नया सिस्टम आप लॉन्च कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको कहा कि उसके कॉस्ट को एनालाइज करेंगे कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी को लेकर आते हो तो क्या ये उनके साथ फेमिलियर हो सकेंगे, क्या ये उसको बेनिफिट्स दे सकेंगे, आपकी वेस्टेज को कम कर सकेंगे। ठीक है, और आपकी स्टाफिंग लेवल जो है वो बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती। As change may be made to pay rates, some jobs may require red circling of current pay levels to avoid detrimental to individuals. The ideal system may be too expensive. ठीक है, और कहता है कि फिर आपने क्या करना होगा कि कई जगहों पे ऐसे जो है लूप होल्स को छोड़ना होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स को छोड़ना होगा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको जो है इंडिविजुअल अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो आइडियल सिस्टम जो है आपके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। आइडियल सिस्टम क्या होगा, अगर आप जो है देखें, लेट्स से एक 20 ग्रेड का ऑफिसर है, वो क्या चाहता होगा, 21 ग्रेड का ऑफिसर आपका क्या चाहता होगा कि उसके पास गाड़ी हो, घर हो, और उसको जो है आप जो है 2 लाख तक सैलरी पे करें, उसकी एजुकेशन बच्चों की फ्री हो। तो अब ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें वो आपके साथ खुश होगा। ठीक है, लेकिन इस आइडियल सिचुएशन के पीछे जाते जाते आपकी जो है अपनी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आपने जो है कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ऑल स्टाफ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन आर टू बी कवर्ड इन द न्यू सिस्टम। आपने जो है जितना भी स्टाफ है, जितना प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे जो है इस नए सिस्टम में कवर होनी चाहिए। द न्यू स्कीम कंप्लाइज विद द लॉ ऑन इक्वल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो नया सिस्टम लेकर आ रहे हो वो किस चीज पे जो है कंप्लाई करनी चाहिए, वो इक्वल पे सिस्टम के जो है लॉ को भी कंप्लाई करे। उसके बाद कहता है कि शिफ्ट टू लोकल नीड टू द लोकल नीड्स, कि फिर अपने सिस्टम को जो आपकी जो लोकल नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उसको जो है पास जो बेस्ट चीजें थी उसके साथ भी उसको कंपेयर करोगे। So कहते हैं कि in shaping the system to meet local requirements, consider what measures will be used in assessing performance. For instance, individual, team and group and enterprise based. कि अगर आप क्या करते हो कि जी आप कहते हो कि हम जो है परफॉर्मेंस बेस्ड उनको जो है पेमेंट्स करेंगे या बोनसेस देंगे या रिवॉर्ड देंगे, तो अब आप उसके लिए ये तरीका भी तो वाजी करो कि आप जब उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करोगे तो क्या वो परफॉर्मेंस उसकी इंडिविजुअल बेसिस पे देखी जाएंगी या टीम वर्क पे देखा जाएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगी, कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी या प्रोडक्टिव होगी तो उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं या उसको बोनस मिल रहा है। हाउ स्टैंडर्ड्स विल बी सेट, परहैप्स बाय वर्क मेजरमेंट और रेफरेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस। और अगर आप ये जो स्टैंडर्ड सेट करें वो किस बेसिस पे होंगे, कि काम रिले से बेसिस पे होंगे कि उसका वर्क को मेजर किया जाएगा या उसके जो है पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। उसके बाद कहता है कि वेदर द मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी एलिमेंट ऑफ बायस और डिस्क्रिमिनेशन और comply with the relevant legislation such as law on equal pay, the prevention of discrimination in employment and national minimum wage। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप क्या कर रहे हो कि जो आपने जो है पे सिस्टम को डिफाइन कर दिया, क्या उसमें कोई बायसनेस तो नहीं है, वन साइडेड तो नहीं है, आप अपने बेनिफिट या किसी और एक साइडेड तरफ तो जाके नहीं देख रहे इस चीज को, क्या आप जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे कि ब्लैक और व्हाइट की या जेंडर पे या जो है आप जो है नेशनैलिटी पे या जो है कौमियत पे उसके कोई वो तो कास्ट वगैरह पे तो जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। आपने इन चीजों को देखना होगा कि अगर आप जो है जो आपने वेज रेट सेट किया हुआ है, आपने जो है क्या किया हुआ है, एक स्केल डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई रेसिज्म, यहाँ पे कोई जेंडर वाइजनेस नहीं होगी, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और जो आप पे कर रहे हो वो इक्वल पे सिस्टम होगा। और आप क्या करोगे कि अपनी कंट्री के जो है मिनिमम वेज रेट को भी देखोगे कि वो कितना आपको डिफाइन करती है, तो क्या आप उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल डील विद रिलेटिविटीज एंड डिफरेंशियल्स, और किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलेटिविटीज और डिफरेंशियल से डील करती है। हाउ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स विल जॉइंटली रिव्यू द सिस्टम एंड एड्रेस चेंजेस चेंजिंग स्टैंडर्ड, और किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को देखती है, क्योंकि है कि वो किस तरीके से उनके सिस्टम को रिव्यू करती है और वो कैसे उनको चेंजेस बताती है। सो कहते हैं कि these considerations hold true whatever the type of industry or service, they are as important in high technology environment as in a service industry or manufacturing organization। कि जैसे हमने कहा कि ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये सारे पॉइंट सिर्फ जो है आपकी जो है सर्विस और इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड नहीं है, ये आपकी हर जगह हर किस्म की इंडस्ट्री में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट्स में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हो, आपके एडवांसमेंट आ रही हो, तो एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका सिस्टम जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, आपका स्टाफ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कि कीप इट सिंपल। आपका जो नया स्कीम होगा वो हमने क्या कहा था कि स्टार्ट में कहा कि उसको सिंपल रखें ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आपके जो पीपल हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और कहता है कि द ओवरऑल aim must to keep the system as simple as straightforward as possible. People need to be able to calculate their earning or at least understand how they have been calculated. कि आप उसको इतना सिंपल रखो कि अगर कोई ये काम बंदा अपनी सैलरी को जो है उसमें बेनिफिट्स वगैरह को कैलकुलेट करता है तो वो उसको कैलकुलेट कर सके। आप उसके लिए इतनी कम्प्लेक्स किस्म की जो है सिस्टम ना बनाओ कि वो बेचारा जो है अपनी सैलरी खुद ही जो है कैलकुलेट ना कर सके, बस जो सैलरी उसको मिल रही है वो वही ले। आपने ऐसे जो है टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स या ऐसे बेनिफिट्स उसमें इंक्लूड कर दिए और उसके परसेंटेजेस में इतना ज्यादा आपने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो बंदा जो है उसको खुद ही कैलकुलेट ना कर सके, और अगर उसमें जो है कोई फ्रॉड्स वगैरह और या कुछ भी हो रहा तो वो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। सो कहते हैं कि दे में अदरवाइज बिकम डिमोटिवेटेड एंड डिससेटिस्फाइड। और अगर जो है इस तरीके की सिचुएशन है कि आप उसको जो है क्या कर रहे थे कि जब भी उसके मंथली एंड कंप्लीट होता है, सैलरी का टाइम आता है, वो देखता है कि उससे जो है कोई 5% या 10% डिडक्शन हुई पड़ी है, तो अब वो बंदा हमेशा जो अपने सैलरी के स्टेटमेंट देखता है कि यार इसमें कहाँ पे डिडक्शन हुए, तो ना बैंक ने काटे हुए हैं ना किसी और ने काटे हुए, ये पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं। तो अब उसके लिए जो है डिमोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। तो आप उसके लिए सिंपल तरीके से करो कि अगर आप उससे कोई भी कटिंग कर रहे हो या कोई भी जो है पेमेंट चार्ज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उसको सिंपल रखो कैलकुलेशंस को कि वो खुद उसको देख सके और वो जो है उसको एनालाइज कर सके। सो कहते हैं कि एनी चेंजेस टू पे कैन मेक पीपल एंशियस, और कोई भी इस तरीके से जो है ना आपको एग्जांपल दी कि कोई भी पे में जो है चेंजेस आती हैं तो वो उसको क्या करती है, एंशियस कर देती है। सो द बेस्ट स्कीम्स आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सबसे बेस्ट वो होगी जो आसानी से इजीली समझ आए सबको और क्लियर हो। टेक अकाउंट ऑफ द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्कफोर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन और वर्कफोर्स की नीड्स को देखें। अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू बिल्ट इन टू मीट चेंजिंग एनवायरमेंट्स, और वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो कि जो उनके चेंजेस आ रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जो उनका जो है सोसाइटी चेंज आ रही है, वो सारी की सारी उसके साथ मीट कर सके। आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू एडमिनिस्टर, और उसको जो है एडमिनिस्टर करने में भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आर डेवलप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, और हमने जैसे कहा कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव या यूनियंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। हैव द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स, और उससे नजर आना चाहिए कि मैनेजमेंट कमिटेड थी और वर्कफोर्स भी कमिटेड है, और दोनों की कमिटमेंट उसमें नजर आनी चाहिए जब एक अच्छा सिस्टम आप उसको लॉन्च करोगे। सो कहता है कि चेंजेस to pay system should be always be agreed with workers and their representatives. Proper consultation and thorough preparation will help to make sure that pay is fair and acceptable to workers and complies with relevant legislation such as the law on equal pay, discrimination and minimum wage. कि आप जो भी जो है सिस्टम जब लॉन्च करते हो पे सिस्टम, अगर वो जो है वर्कर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो है एम्प्लॉयर्स के दरमियान अगर एक एग्रीड होगा, तो क्या होगा कि एक अच्छा सिस्टम आएगा, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो हर एस्पेक्ट से पूरा होगा। कहीं पे आपको जो है ये चीज नजर नहीं आएगी कि जो है वर्कर्स को पे नहीं किया जा रहा सही तरीके से, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या जो है वो गवर्नमेंट के किसी लॉ को जो है वायलेट कर रहे हैं। तो जब एक प्रॉपर तरीके से एक जो है डिसाइडेड पैटर्न जो है चलेगा, सब अपनी जो है कंसल्टेशन के बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इस किस्म के प्रॉब्लम जो है ओवरकम हो सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि चेंजेस पे सिस्टम्स without agreement of worker may be in breach of contract and may result in complaints to the employment tribunals on the legal actions। कि अगर इस किस्म के जो है कोई सिचुएशंस हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि चेंजेस हो जाती है और आप अपने एम्प्लॉयज को जो है नहीं बताते, तो ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट भी है। ठीक है, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया कि उसमें चेंजेस हो सकते हैं, किसी भी टाइम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हो, तो वो ब्रीच हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो वर्कर है या जो एम्प्लॉय है वो क्या कर सकता है कि वो जो है आपके अगेंस्ट जो है जा सकता है, वो उसके अगेंस्ट जो है क्या कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है। तो इस चीज को भी आपने क्या करना होगा, नजर में रखना होगा। इसके बाद कहता है प्रिपेयर द वे, कि नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है कि आप उसके लिए क्या करो, तरीकाकार भी वाजे करो कि ये चीजें किस तरीके से काम करेंगे। सो कहता है कि गिव थॉट्स टू द मैकेनिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, कि आप जो है सिस्टम को इंट्रोड्यूस जब कराते हो तो उसके लिए आप क्या करो, थॉट्स भी वाजे करो कि किस तरीके से ये चीज है काम कर रही है। सो उसके लिए तरीकाकार का वाजे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करेगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Any new pay system is likely to focus attention on problems that might be outside the scope of the system. Wherever possible, these should be eradicated before the new system is introduced. और कहते हैं कि जो भी आप नया सिस्टम लॉन्च करोगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी।
सो आप पहले से ही क्या करो, उनको आइडेंटिफाई करो और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो. फॉर इंस्टेंस, इफ इंटरनल पे रिलेटिविटीज आर एन इशू, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द जॉब इवैल्यूएशन बिफोर कमेंसिंग द न्यू सिस्टम. कि अगर आपको जो है रिलेटिविटी का इशू नजर आ रहा है तो आप उससे पहले क्या कर लो, जॉब इवैल्यूएशन कर लो, ठीक हो गया, नए सिस्टम से पहले. फॉर एग्जाम्पल, दूसरी जो है एग्जाम्पल कि वुमेन हैव द राइट टू इक्वल पे with the men if they are doing like work and work that is equal value. As pay arrangements are often very complicated, it is therefore good practice to evaluate the existing pay system in order to help avoid any sex discrimination. कि अब जैसे हमने कहा कि इक्वल पे जो है क्या है, इक्वल वर्क के लिए होनी चाहिए. तो अब अगर आप क्या कर रहे हो कि फीमेल को उसी काम के जो है कम पे कर रहे हो, मेल को उससे ज्यादा पे कर रहे हो, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. अब आपने क्या करना होगा, इस चीज को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना होगा और आपने कोशिश करनी होगी कि इस किस्म की जो है डिस्क्रिमिनेशन कैसे अवॉइड की जा सकती है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है. और लास्ट में क्या है, कहता है कि इंस्टॉल द सिस्टम. कि जब ये सारे के सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म कर दिए, एनालाइज कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब आप क्या करोगे कि इंस्टॉल करोगे इस नए सिस्टम को. सो कौन सी प्रिपरेशन उसमें आपको करनी पड़ेगी. पहला है ब्रीफिंग द वर्कफोर्स अबाउट द न्यू सिस्टम एंड हाउ इट इज इंटेंडेड टू वर्क. कि आप अपने एम्प्लॉइज को पहले बताओ कि जी ये नया सिस्टम हम लॉन्च करें पे का, कैसे ये काम करेगा. Second, training supervisor, managers, and work representative so that they understand the nature of system and can answer many of the potential queries. Agree a communication policy with any worker group employee representative to avoid misunderstanding. कि फिर आप अपने जो है सुपरवाइजर और मैनेजर और जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ उस सिस्टम, जो पे सिस्टम आपने बनाया था उसके दौरान आपके साथ बैठे थे, आप उसको भी जो है ये चीजें सिखाओगे ताकि आपके जो वर्कर्स हैं अगर उनकी कोई क्यूरीज हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक हो गया, तो वो आप आंसर कर सको. और अगर उनको कहीं पे जो है समझ नहीं आ रही तो आप उसको जो है आंसर कर सको. ऐसे ना हो कि आप उसको कहो कि जी हमें तो खुद भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बस इन्होंने कहा तो हमने मान लिया कि ये सिस्टम ऐसे होना चाहिए. तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा. इसके बाद थर्ड चीज कहते हैं कि द न्यू सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मेक श्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड. अगर वो बहुत ही प्रोडक्टिव है सारा नया सिस्टम, तो फिर आपको चाहिए कि आपका जो है सारा का जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करें, वो अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें करें, वो जो है कोशिश करें कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें इसमें, ताकि एक अच्छा सिस्टम जो है इंप्लीमेंट हो सके. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग इज मिनिमाइज्ड. और जो भी सिस्टम आप लॉन्च करें उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रखो ताकि उसमें जो है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. क्योंकि जब आप बैठे थे तो वहां पे आपने तमाम के तमाम एरियाज को देखा था, आपने हर एक एस्पेक्ट से उसको देखा था. तो इसीलिए आपने जो है उसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होगी तो कहीं पे प्रॉब्लम या कुछ होगा तो आप उसमें देख सकते हो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. सो इफ possible, run the new system for a trial period with a review at the end of the end to allow for adjustment to be made in the light of experience. In early stages, it is essential to recognize and deal with any anomalies or problems fairly and quickly. So, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि आप ट्रायल बेसिस पे लॉन्च कर लो, आप उसके आउटकम्स देख लो, फीडबैक्स ले लो. अगर जो है वो प्रॉपर तरीके से चल जाता है और आपको नजर आ जाता है कि उसमें लूप होल्स नहीं है तो फिर तो ठीक है. लेकिन अगर आपको उसमें जो है प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाती है, एनॉमलीज नजर आना शुरू हो जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो. लास्ट में हमने क्या करना होगा, जब हमने सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना होगा, उसको मेंटेन रखना होगा, मॉनिटर करना होगा और इवेल्युएट करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का. सो मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम आर ऑनगोइंग प्रोसेस. While these are clearly management responsibility, worker representative may well have a valuable contribution to make the evaluation process. कि आप थ्रू आउट फिर क्या करोगे कि अपने जो है जो सिस्टम आपने लॉन्च किया है इसको मेंटेन रखने की कोशिश करोगे, इसको मॉनिटर करोगे और इवेल्युएट करते रहोगे. अगर आप इसकी जो है मेंटेनेंस और इवेल्युएशन नहीं करोगे तो फिर वो जो है फ्लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अगर आप जो है उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उसको जो है टाइमली ओवरकम नहीं करोगे. सो कहते हैं कि दे आर लाइकली टू क्विकली हियर of any problem, particularly if the scheme has involved new job roles, changing in relativities or a new skill requirements. कि कहीं पे जो है स्किल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हो, रिलेटिविटीज चेंज हो रही हो या जो है नए रोल्स आ रहे हो, तो उसको जो है आप डायरेक्टली सॉल्व करो, उनके प्रॉब्लम्स को सुनो. So the introduction of new machinery and technology may also have an impact on the pay system by altering standards and work methods. कि अगर आप एक नया सिस्टम लेकर आ जाते हो, नई टेक्नोलॉजी या मशीनरी लेकर आ जाते हो, तो अब जो काम आप पहले बाय हैंड करते थे अब मशीन से हो रहा है. तो मशीन से उससे क्या हुई, एफिशिएंसी आ गई. जब एफिशिएंसी आ गई है तो वो काम जो है अब क्विकली होगा, टाइम उस पर ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा. तो जब टाइम कंज्यूम नहीं होगा तो फिर उसके साथ आपके जो है काम का स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएगा, तरीकेकार भी चेंज हो जाएगा और उसके पे का सिस्टम भी आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा. इट इज एसेंशियल दैट एनी पे सिस्टम शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन. और कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए जेंडर बेसिस पे.
both may claim equal pay where they are employed on like work related as equivalent और work of equal value। कि कहीं पे अगर जो है वो इक्वल काम कर रहे हैं, एक ही काम जो है एक तरीके से कर रहे हैं, तो वहां पे उनको जो है प्रॉपरली आप पे करोगे, एक ही जैसा पे करने की कोशिश करोगे, वही बेनिफिट जो मेल को दिए हुए हैं वो फीमेल को भी दोगे। इट इज द वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इवैल्यूएशन मेथड्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से आप इवैल्यूएशन कर रहे हो उसमें भी आपने देखना होगा कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि आप जो है क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो फीमेल की सही तरीके से इवैल्यूएशन नहीं करे, मेल की प्रॉपर इवैल्यूएशन आपने कर ली है, ठीक है, या मेल की जो इवैल्यूएशन किए बगैर आपने जो है बस डॉक्यूमेंट्स कर दिया और जो है फीमेल की आप प्रॉपर जो है इवैल्यूएशन कर रहे हो, नहीं, बल्कि जो सिस्टम आपने लॉन्च किया हुआ है वो दोनों के लिए एक जैसा होगा। मॉनिटरिंग ऑफ पे स्कीम शुड बी डिजाइंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस रिलेटेड टू जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी और एज इन द वे पे इज एलोकेटेड। और जो नया सिस्टम आपने बताया हुआ है उसको आप क्या करोगे, जो लॉन्च किया हुआ है उसको मॉनिटर करोगे इस तरीके से कि वहां पे अगर कोई भी डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं जेंडर बेसिस पे, रेसिज्म पे, ये हो गया, या डिसेबिलिटी पे, आप उसको एलोकेट कर सको। सो द इक्वल अपॉर्चुनिटीज Commission has produced an equal pay toolkit which set out a 5-step process for undertaking equal pay audit। और आपके पास जो है क्या हुआ कि जो आपकी जो है कमीशन है, द इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, उसने क्या किया है, आपको जो है एक टूल किट दिया हुआ है और एक 5 स्टेप्स का प्रोसेस दिया हुआ है जो आपको बताती है कि आपके जो है पे सिस्टम जो है वो सही तरीके से ऑडिट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि उसमें कोई मसले तो नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो नहीं हो रही। तो पहली चीज कहता है कि डिसाइडिंग द स्कोप ऑफ द रिव्यू एंड आइडेंटिफाइंग द डेटा रिक्वायर्ड, कि आप क्या करोगे कि जो रिव्यू का मेथड है आप उसका स्कोप देखोगे और उसको जो है आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा डेटा आपको चाहिए, कौन सा डेटा नहीं चाहिए होगा। आइडेंटिफाइंग वेयर मैन एंड वुमेन आर डूइंग इक्वल वर्क, आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे कौन सी पोजीशंस पे जो है फीमेल और मेल जो है एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कलेक्टिंग एंड कंपेयरिंग पे डेटा टू आइडेंटिफाई एनी सिग्निफिकेंट इक्वल पे गैप्स, और आप डेटा कलेक्ट करोगे और कंपैरिजन करोगे उस डेटा को हेल्प से कि कहीं पे आपको अगर जो है पे में गैप्स नजर आ रही हैं कि कहीं पे फीमेल को कम दे दी जा रही है या डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है या जेंडर बेसिस पे या रेसिज्म को जो है कोई इशू एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पे में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे। और कहता है कि एस्टैब्लिशिंग द कॉज ऑफ एनी सिग्निफिकेंट पे गैप्स एंड डिसाइडिंग वेदर दीज आर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद आप एक ऐसे जो है कॉजेज ढूंढोगे कि कोई ऐसा जो है गैप तो नहीं है, या जो है आप डिसाइड करोगे कि कोई जो है ये जो सिस्टम आपने लॉन्च किया हुआ है वो डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो सके। लास्ट में कहते हैं कि डेवलपिंग एन इक्वल पे एक्शन प्लान इफ देयर आर गैप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन्स पे और नॉट रिव्यूइंग इफ नॉट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कि अगर आपको जो है कहीं पे इस तरीके से गैप्स नजर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे कि इक्वल पे एक्शन प्लान जो है इंप्लीमेंट करोगे, उन पे जो है क्या करोगे, उसके लिए मेजर्स लोगे और प्रॉपर तरीके से इस चीज को बराबर करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं है इस किस्म का मसला तो फिर आप अपनी जो है प्रॉपर रिव्यूइंग और मॉनिटरिंग को जारी रखोगे। ठीक है, अगर इस किस्म के इश्यूज हैं तो आप उसको क्या करोगे, फौरन आइडेंटिफाई करोगे। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, पे सिस्टम्स को देखा कि कौन सा पे सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं और हमें जो है किस तरीके से एक नए सिस्टम को लॉन्च करना चाहिए। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं।